हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है ये 7 क्लास की हिस्ट्री है सीटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। तो ये चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम है जनजातीय खाना बदोश और एक जगह से एक जगह बसे हुए समुदाय। मतलब खाना बदोश के मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाने का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसे थ्योरी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा तो एमसीक्यूज करने में आप लोगों को बहुत ही आसान होगी और आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा चैप्टर वाइज वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा और जितना भी 6 to 8 तक का एनसीईआरटी है सबको मैंने यूट्यूब में अपलोड कर देंगे और इसका प्लेलिस्ट भी बन रहा है। आप लोग पूरी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर देख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उसी समय मौजूद थे। दूसरी तरह के समाज भी क्या थे तो मौजूद थे और उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। क्या करते थे? सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और नहीं वे असमान वर्गों में विभाजित थे। मतलब वो असमान वर्गों में विभाजित भी नहीं थे। अक्सर ऐसे समझो कि जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकों और प्राज्य करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों को लोग शिकारी और संग्राहक पशुपालक थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश थी। इस महाद्वीप में के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली। नेक्स्ट है जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों के जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी देती है। ये वाला क्वेश्चन बन चुका है डायरेक्टली। ठीक है, तो याद रखेंगे एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि समकालीन इतिहासकारों ने मुसाफिरों को जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये ज़्यादा जानकारी मिले हैं या कम जानकारी मिले हैं या जानकारी कितना दिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इससे आप लोग हल कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। कौन सा जाति? तो खोखर जाति। कहाँ पर है? तो पंजाब में 13वीं और 14वीं सदी के दौरान। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। क्या? कौन सा लोग? तो गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। कमाल खां गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? तो मनसबदार बनाया था। किसका? तो ये गख्खर को। ठीक है, कमाल खान गख्खर को। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। कहाँ पर है? तो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर है? तो आप जानते हैं, मान के चलिए ये भारत है। क्या है? ये भारत है। तो उत्तर पश्चिम इधर। ठीक है, एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी जो बलोच लोग अलग अलग मुखिया गाड़ियों की जनजाति रहती थी। गड्डियों की, यहाँ पर गाड़ी लिखा गया, गड्डियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। अब उत्तर पूर्वी किधर है? तो इधर। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। किसका? तो चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, यहाँ पर कोली बेराद तथा भीलों की बड़ी जनजाति
पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए हैं। कौन लोग? तो गोंड लोग। ठीक है। अब यहाँ पर है खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो आप देख रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जा कर के रहते थे, तंबू टांग करके, टंडा बना करके। ठीक है, टंडा बना करके, मान के चले यहाँ पर टंडा बना करके ये लोग क्या करते थे, तो यहाँ पर रहते थे। एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और अपने सामान को उन पर लाद करके जाते थे। ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर घूमते थे। मतलब जानवरों के साथ भी ये लोग क्या करते थे, दूर दूर घूमते थे और उनका जो जीवन था वो दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। क्या था? तो पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ठीक है। नेक्स्ट है, वे खेती हर गृहस्थियों से अनाज, कपड़े और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी, क्या चीज़? तो ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। मतलब बंजारा लोग क्या होते हैं कि हम घुमंतू होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा करके, और उनका जो खाका होता है, काखा होता है, उसका टांडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो टांडा कहा जाता है। जैसे कि तंबू जो टांग के रहते हैं, ठीक है ना, उसमें झोपड़ी की तरह, तो उसी को कहते हैं। और कई पशुचारी मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालने, पोसने और भ्रमण करते थे। पालते पोसते थे और उसी से दूसरी जगह जाते थे उसके साथ में। ठीक है। बदलता समाज, नई नई जनजाति और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, क्या हुआ? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियां और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर दिया गया और उन्हें जनजातियों का दर्जा दे दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षेत्रियों के बीच नए राजपूत और गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ और राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई। सामाजिक बदलाव में गहराई से संबंधित थी है। अब आते हैं नेक्स्ट, नज़दीक से एक नज़र। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पर? तो गोंड लोग कहाँ रहते थे? तो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। अब ये स्थानांतरित कृषि है क्या चीज़? तो ये स्थानांतरित कृषि है एक जगह से दूसरे जगह खेती करना। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक जंगल है और इस जंगल पर, यहाँ पर एक जंगल है और इस जंगल पर आधे जंगल को काट दिया, जैसे झाड़ियाँ रहता है वो सबको काट करके जला दिया जाता है। ठीक है। और इसमें खेती किया जाता है। जब यहाँ पर इस खेती किया जाता है उसके बाद यहाँ से फिर उसे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर इस जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं और इसे झूम खेती भी कहा जाता है। गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी थी। याद रखेंगे, गोंड जनजाति कई कुले, छोटे छोटे कुले में बटे थे। ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है। बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। मतलब प्रत्येक जो कुल था वो अपना राजा या अपना राय खुद लोग करते थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानी की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अब आते हैं गढ़कटंगा के, यहाँ पर गोंड होगा, अब गोंद लिखा गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गोंड होगा। क्या होगा? तो गोंड होगा। गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। यह एक समृद्ध राज्य था। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई।
अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। कहाँ पर? तो अहोम लोग कहाँ से आए थे? तो मौजूदा म्यांमार से। और कहाँ पर आकर बसे थे? तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी के पास आकर बसे थे। और ये कब आकर बसे थे? तो 13वीं सदी में बसे थे। उन्होंने भूया अश्वभूमामी लोगों की पूरी जनजातीय व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। मतलब जो पहले थे उन लोगों को पूरी तरह से ख़त्म करके और लोग खुद का नया राज्य गठन किया। 16वीं सदी के यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के इलाका किधर है दोस्तों? तो आपको अच्छा तरह से पता होगा, ठीक है। मान के चलिए ये भारत है, तो इधर वाला इलाका है, ठीक है, एकदम पूर्वांचल तरफ का, ठीक है। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने कोच हाजों 1581 के राज्यों के अपने राज्य में मिलाए। किसका? तो ये कोच और हाजों को। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही नेक्स्ट है कि इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्र का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कब? तो 1660 आते आते ये बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। और अहोम समाज कुलों में विभाजित था। अहोम समाज क्या था? तो कुलों में विभाजित था। मतलब कौन चीज़ छोटे छोटे में विभाजित था? तो ये गौंड लोग थे। उसके बाद अभी अहोम समाज कुलों में क्या थे? तो विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। और शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजाति देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। क्या था अहोम समाज? तो एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह से चैप्टर वाइज मिलते रहेगा और NCERT का पूरी तरह से अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। आप लोगों को जब मन चाहे देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।